हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार के संपूर्ण इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आज बेशक थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है बिहार का संपूर्ण इतिहास मालूम चल जाएगा कि बिहार का जो पूरा इतिहास रहा है वो क्या रहा है। जैसे बिहार की स्थिति क्या है, बिहार का प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यताएँ क्या रही हैं। सभ्यताओं के अंदर वैदिक काल, मौर्य समाज और बौद्ध विरासत, जैन विरासत, गुप्त राजवंश, नालंदा और विक्रमशिला आज जो विश्वविद्यालय रहे हैं उन सभी प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे, जैसे पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग, वैदिक काल युग, महाजनपद काल युग। जैसे कि पूरी संपूर्ण हिस्ट्री हम आपको बताएंगे बिहार की। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिएगा और जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये आपके बिहार के हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं बिहार की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जो बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसका इतिहास समृद्ध और विविध रहा है। यह अक्षांश में जो है 24 डिग्री 20 अंश 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में है और ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ है। और देशांतर की बात करें तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 85 सेकंड है और ये और जो है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड है कि इसके बीच में है। और यह पश्चिमी में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल है। मतलब पश्चिम में जो है ये आपका जो ऐसे नक्शा इसका बना हुआ है, ये इस साइड आपका उत्तर प्रदेश है, इस साइड आपका नेपाल है। मैप में भी हम आपको दिखा देंगे। और पूर्व में यहाँ पे पश्चिम बंगाल है इस साइड, और यहाँ पे जो है ये झारखंड है, झारखंड से घिरा हुआ है। और यहाँ आपका ये पूरा बिहार है ये, ठीक। और जो दोस्तों, ये जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है वो सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। पहले पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे में आपका जो है ये आपका बिहार आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। गंगा नदी बिहार को 2 क्षेत्रों में बांट देती है। उत्तरी जो है उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, ये 2 भागों में गंगा नदी बांटती है राज्य को। राज्य में कई नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं और गंगा में गिरती हैं, जैसे घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी तथा महानंदा। ये सभी नदियाँ जो है गंगा नदी में मिल जाती हैं। बिहार का जो है शोक किसको कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम अब प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता के बारे में। जो बिहार का प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पूर्वी भारत का एक क्षेत्र है जो कि इतिहास, धर्म, दर्शन और कला के धागों में बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। इस समृद्ध विसार जो है विरासत में कुछ वितरण भी हम आपको बताएंगे, जैसे आपका वैदिक काल है, मौर्य समाज काल है और बौद्ध विरासत है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल क्या है? बिहार का उल्लेख जो है ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। और इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों और कुलों का निवास था। वेद जो कि हिंदू धर्म की नींव रही हैं, इसी क्षेत्र से लिखे गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों मौर्य समाज की। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य समाज की जो है राजवंश प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। पाटलिपुत्र जो कि उस टाइम की जो राजधानी रही और अभी आधुनिक में पटना है इसका नाम पाटलिपुत्र का, इसकी राजधानी थी। और सम्राट अशोक के शासनकाल के तहत मौर्य समाज के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और बुद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया मौर्य काल में। और पत्थर के खंभे और चट्टानों पर अपने शिलालेखों का प्रचार भी किया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों बौद्ध विरासत की। दोस्तों, बौद्ध विरासत जो है बिहार सिद्धार्थ गौतम के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध यहीं पर बने थे और बोध गया बिहार में स्थित, जहाँ पर बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, ठीक। और राजगीर एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था और नालंदा तथा विक्रमशिला प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैन विरासत की। तो जैन विरासत में जैन धर्म की जड़ें
भी यहाँ बिहार से गहरी रही हैं। यह राज्य जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म यहीं से हुआ था। और बिहार में पारसनाथ की पहाड़ियों जो है सबसे पवित्र जैन धर्म के स्थलों में से एक है। अब बात करते हैं गुप्त राजवंश। दोस्तों, गुप्त राजवंश जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिहार के कुछ हिस्सों सहित उत्तरी भारत में यह फला फूला था। इस अवधि में कालिदास जैसे विद्वानों के योगदान से कला, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। दोस्तों, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दो सबसे पुराने आवासीय विश्वविद्यालय थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा ने पूरे एशिया से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया था। ये संस्थान बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और तर्क शास्त्र सहित विभिन्न विषयों की शिक्षा का केंद्र रहा है। दोस्तों, बात करें कला और वास्तुकला की, तो दोस्तों बिहार कला और वास्तुकला की एक समृद्ध परंपरा का दावा करता है। यह क्षेत्र अपने प्राचीन मंदिरों, स्तूपों और मठों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर जटिल नक्काशी से सजाए जाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग और मिथिला कला अपने जीवन से रंगों और विस्तृत डिजाइन के लिए जानी जाती है। जो यहाँ की मधुबनी पेंटिंग है ये विश्व विख्यात है, और यहाँ जो मिथिला है वो अपने कला के लिए जाना जाता है। आगे दोस्तों बात करें भाषा और साहित्य की बिहार की, तो दोस्तों जो यहाँ की भाषा और साहित्य रही है, बिहार जो है प्राचीन काल में साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मैथिली और मगधी भाषाओं ने महत्वपूर्ण साहित्य कृतियों का निर्माण किया है। कवि विद्यापति मैथिली साहित्य का एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो कि बिहार के ही थे। बात करें दोस्तों संस्कृति त्यौहार की, तो दोस्तों बिहार के संस्कृत त्यौहार और मेलों का घर रहा है। सूर्य देव का जो समर्पित छठ पूजा है, जो आज पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी अब ये जानी जाने लगी है, तो ये जो है छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहारों में से एक है। इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें नदी के तट पर भक्तों द्वारा किए जाने वाले कठोर अनुष्ठान इसमें शामिल है। व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो बिहारी व्यंजन अपने विविध और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। लोकप्रिय वस्तुओं में लिट्टी चोखा, सत्तू और विभिन्न मिठाइयाँ जैसे छेना आधारित मिठाइयाँ और शिलाओं का प्रसिद्ध खाजा भी यहाँ शामिल है। खाजा हो गया आपका, लिट्टी चोखा हो गया और सत्तू यानी सतुआ जिसको कहते हैं, ये सभी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में से एक हैं। ऐतिहासिक स्थल की बात करें दोस्तों, तो बिहार ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा है, जैसे कि पटना का साहिब जो है गुरु गोविंद का जन्म स्थान है। साहिब और सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर। ये प्राचीन वैशाली, जिसे दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। दोस्तों इसमें मैप में देखें अगर, तो भारत का जो मैप है वो कुछ इस जगह पर ये आपका ये बिहार है। ये जो आपका ये बना हुआ है ये आपका बिहार है। ये आपका उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और ये जौनपुर, जैसे ये सभी ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। ये आपका जो है इधर आपका हो जाएगा झारखंड हो गया, ये आपका इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर जो है आपका ये भूटान है। तो इस तरह से कुछ, और ये यहाँ जो पटना है ये बिहार की राजधानी है। इसके कुछ ज़िले हैं कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया, गया, छपरा, सीतामढ़ी, मोतिहार, ये सभी इसके दरभंगा आदि ये ज़िले हैं। कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल दोस्तों बिहार में 38 ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिहार की प्राचीन शक्तियों और सभ्यताओं के बारे में। दोस्तों कुछ इसमें बिहार की जो संस्कृति रही है, सभ्यता भारत के इतिहास का एक जो है अमिट छाप छोड़ी है। क्षेत्र में धार्मिक विविधता और विद्वत्तापूर्ण खोज की कलात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाया गया और संरक्षित किया गया, जिससे बिहार सांस्कृतिक विरासतों का खजाना माना गया है। बात करें दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की, तो बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण जो है समृद्ध एवं वैशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल में यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी किया गया है। बिहार है उसका महाभारत और रामायण में भी उसका जो है वर्णन मिलता है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि
विश्वामित्र का शिक्षण ग्रहण की थी यहाँ पर, और दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर को इसी ऐतिहासिक भूमि पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एक ज्ञान के लिए भी एक अच्छा राज्य रहा है। वह दोस्तों बात करें बिहार राज्य की, तो जानकारी के लिए पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनके साहित्य साक्ष्य, वृत्तांत और अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं। प्राचीन शिलालेख, सिक्के, दानपत्र, ताम्र पत्र, राजकाज संबंधी खाते, बहुतियाँ, दस्तावेज, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत और स्मारक इमारतें आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के साहित्य स्रोत के अनंत महत्वपूर्ण है, जो कि 8वीं सदी में चरित शतपथ ब्राह्मण और परवर्ती काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तरी निकाय, दीर्घ निकाय के साथ बौद्ध रचनाओं के विनय पिटक, जैन रचनाओं के भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से प्राप्त होते हैं इस काल के खंड। और अब दोस्तों इसके अनुसार जो है बिहार के कुछ इतिहास के विभिन्न भागों में बांट दिया गया था। तो जैसे कि बांटा किस किस में गया था, टोटल 6 भागों में। पहला था आपका पूर्व प्रस्तर युग, दूसरा था मध्य प्रस्तर युग, तीसरा था नव प्रस्तर युग, चौथा था ताम्र प्रस्तर युग, और पांचवा था वैदिक काल युग, और छठा था महाजनपद। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। पहला था जो आपका पूर्व प्रस्तर युग, ये कब से कब तक रहा दोस्तों? जो पूर्व प्रस्तर युग रहा है ये 1000 ईसा पूर्व रहा है। आरंभिक स्तर युग में अवशेष फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजप्पा यानी कि हजारीबाग के लिए, और ये संजय गांधी घाटी जो कि सिंहभूम में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियान यानी कि गया, मुंगेर, नालंदा जिले से भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। अगला रहा दोस्तों मध्यवर्ती प्रस्तर युग, ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे छोटी वस्तुएं जो है तेज धार की नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग की बात करें तो ये दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। इस काल में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर से बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं और हड्डियों के सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद यानी कि सारण जिले में और चेचर यानी वैशाली के जो चेचर जगह स्थान है वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब चौथा रहा है ताम्र प्रस्तर युग, जो कि 1000 से 900 ईसा पूर्व तक रहा है। इस काल में पाए गए काले और लाल मृदंड सम्राट और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मानी जाती हैं। इस युग में जो रहा दोस्तों चिरांद जो है सारण का स्थान है, और वैशाली का स्थान चेचर है, और गया का स्थान सोनपुर है, और मनेर खाराडीह यानी कि बोध गया का खाराडीह स्थान है, और घोड़ा कटोरा जो कि राजगीर जिले का एक स्थान है। समस्तीपुर, सासाराम, भागलपुर आदि में पाए गए हैं। चिरांद तथा बक्सर के पूर्वी काले चमकीले मृदंड के प्रमाण मिले हैं और इस युग में सांस्कृतिक रूप से विकसित हुए थे, और मानव गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य तथा पशुपालन यहीं से शुरू किए थे। आगे दोस्तों वैदिक काल युग जो है भारत में आर्यों का सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना आरंभ किया था। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें ये सैंधव जो रहे हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब, ये प्रमुख बिहार की पहले 7 नदियाँ थीं। इसके अनुसार जो है दोस्तों पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश प्रंथ वंश से आरंभ हुआ। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के कीकट क्षेत्र एवं इस क्षेत्र में निवास करने वालों को वर्त कहा गया, जो कि प्राकृत भाषा बोलते थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल से ही हुआ था, और इस काल में बिहार के आयकरण जो है आरंभ हो गया था। दोस्तों बात करें कौन सा मंत्र कहाँ से मिला है, तो दोस्तों जो है ये ओम भूर्भुवः स्वः जो कि गायत्री मंत्र है, ये आपका कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से मिला हुआ है। कहाँ से मिला? ऋग्वेद से मिला। सत्यमेव जयते कहाँ से मिला दोस्तों? तो ये मुंडकोपनिषद से मिला। वासुदेव कुटुंबकम जो है ये महाप्रणोशिष्य से मिला है, और मातृदेवी भवा ये तैत्तिरीय उपनिषद से मिला है। तमसो म ज्योतिर्लिंगम ये कहाँ से मिला है?
वृद्धारण्य उपनिषद से मिला है। अतिथि देवो भव ये तैत्तिरीय उपनिषद से मिला है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः ये मिला है वृद्धारण्य उपनिषद से। अब बात करते हैं दोस्तों हम वाराह पुराण की। तो वाराह पुराण में जो है कीकट का एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किसको? कीकट को जो है एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। जबकि वायु पुराण पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों में रखा गया है। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुर का राज कहा गया है। और बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण मिलती है। आर्यों के विदेश जो है विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा सतसत जो है शतपथ ब्राह्मण से की जाती है। इसमें विदेह मगध द्वारा अपने पुरोहित राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीर नदी के तक पहुंचने का वर्णन है, जो कि आधुनिक में गंडक नदी है। पहले जो गंडक नदी का पहले क्या नाम था? सदानीर नदी। बात करें दोस्तों वर्तमान में जो नाम है उनके प्राचीन में नदियों के क्या नाम थे। जैसे ये सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये शत्रुंधि था। सतलज का पहले पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम शत्रुंधि। व्यास नदी का विपाशा था। रावी नदी का परसमणि था। झेलम नदी का विस्तता था। चेनाब का अस्किनी था। गंडक का सदानीरा था। और सिंध नदी का सिंधु नदी था। घग्गर का द्रस्पति नदी था। तो ये थे वैदिक काल नदियों में और नए नाम, मतलब पुराने नाम क्या थे और वर्तमान में क्या नाम है। दोस्तों यजुर्वेद है, ये सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख इसमें मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मदल और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहाँ ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। बिहार का वैदिक संहिता क्षेत्र जो है बिहार और वैदिक संहिता क्षेत्र, तो विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृत वेद संहिता ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता की रचित जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और शतपथ, तैत्तिरीय आदि, जिसमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुराण की बात करें दोस्तों तो पुराणों के रचयिता लोहर्ष अथवा उनके पुत्र दोस्तों आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण की बात करें तो जो हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मवर्त कहा था आर्यों ने। और जो गंगा यमुना को दाब क्षेत्र है उसको ब्रह्मऋषि कहा था। और हिमालय तथा विंध्य क्षेत्र को इन्होंने मध्य देश कहा। और बिहार बंगाल को आर्यव्रत कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों 18 पुराणों में से वायु पुराण जो है 18 पुराण में से वायु पुराण ब्रह्म पुराण बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। इन पुराणों से शुंगवंशी शासक पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है, जिसे 36 वर्षों तक शासन किया था इसने। और पुराणों से उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासकों के शासन की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। महाभाष्य की बात करें दोस्तों तो महाभाष्य जो मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंगवंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने उनकी वीरता, कुशलता तथा यवनों पर आक्रमण की चर्चा अपनी महाभाष्य में की है। वाल्मीकि अग्निमित्रम की बात करें दोस्तों तो ये जो है यह कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है, जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। कालिदास यवन और आक्रमण की चर्चा करते हैं, जिसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने सिंध पर आक्रमण कर यवन को पराजित किया था। थेरावली की बात करें दोस्तों तो इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। और इसमें उज्जैनी के शासकों की राजवंशी तथा पुष्यमित्र शुंग के बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें 36 वर्षों तक इसने शासन किया था। बात करें दोस्तों दिव्यादान की, तो दिव्यादान जो है दोस्तों इसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं। और इस बौद्धिक ग्रंथ व्रतपथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है। बात करें दोस्तों पाणिनि का अष्टाध्यायी, तो यह 5वीं सदी के पूर्व संस्कृत व्याकरण के अपूर्त ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह ग्रंथ मौर्यकालीन साहित्य और
राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति ग्रंथ की बात करें दोस्तों, मनुस्मृति ग्रंथ है ये प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों में माना जाता है, जिसकी रचना शुंग ने की थी। मनुस्मृति की रचना किसने की? शुंग ने की है। और शुंग काल में इसकी जो है शुंग काल में इसकी रचना हुई थी। यह ग्रंथ शुंगकालीन भारत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बोध करता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भरूची, मेधातिथि और गोविंदराज तथा कुल्लूक भट्ट हैं। यह टीकाकरण हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो मनुस्मृति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो रचयिता आएंगे भरूची, मेधातिथि और गोविंदराज कुल्लूक आदि रहेंगे। नेक्स्ट है महाजनपद काल की बात करें दोस्तों, तो महाजनपद काल जो है ये इसके बुद्ध के जन्म से लगभग 6 वर्ष, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म से लगभग 6ठी शताब्दी से पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में मिलता है। भारत के 16 महाजनपदों में से 3 अंग, मगध और वज्जी बिहार में स्थित थे। कौन कौन से 16 महाजनपदों से कौन कौन से जनपद जो बिहार में स्थित थे? तो अंग, मगध और वज्जी थे। बुद्ध काल में गंगा नदी, जो गंगा घाट रहा है, गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इनमें से अलकंप के बुली, वैशाली, लिच्छवी और मिथिला विदेह बिहार के अंतर्गत आते हैं। अंग की बात करें दोस्तों, जो अंग था महाजनपद, तो अंग राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख है अथर्ववेद से मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हेनसांग चेन्नियो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनका पहला आर्य राजा तितुच्छी था। पहला राजा कौन सा? तितुच्छी था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी थी और आधुनिक बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर में यह शामिल है। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा और इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, दूर्थवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर इसने जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला बनी थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंगराज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला दिया था। बात करें दोस्तों वज्जी संघ की, तो बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों की वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक ये फैला हुआ गंगा तटी के स्थित लिच्छवी का गण था, जो कि 8 कुलों का एक संघ था, जिसे विदेह, घृतक और लिच्छवी कृत्रिम तथा वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य के इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज्य बताया गया था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसने शासन क्षत्रिय थे। ये कौटिल्य लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। इसमें सात्रक या कृतज्ञ एक अन्य सदस्य का था, जिसका प्रमुख सिद्धांत था। कृतज्ञों की प्रमुख कुंडलग्राम वैशाली में सिद्धार्थ पुत्र महावीर का जन्म कब हुआ था? कुंडलग्राम में महावीर थे, इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर की माता त्रिशला और लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये वज्जी संघ एक संविधान का प्रशासक संज्ञानात्मक कुलीन तंत्र की तरह है। राजाओं की सत्ता राजाओं की संस्था कहलाई और संस्था के सभी राजाओं का अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। संघ के अंतर्गत वैशाली की नगरीवध के पद में प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली नियुक्त की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। बात करें दोस्तों वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की, तो दोस्तों बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य की बुद्धिकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। दुनिया का पहला यह गणराज्य वैशाली के लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इच्छुक के पुत्र ने की थी।
पुत्र विशाल ने की थी और कालांतर में वैशाली का नाम विख्यात हुआ। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध कथागारशाला का निर्माण करवाया और वज्र संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ था और 7वीं ईस्वी सदी में वैशाली लिच्छवी गणराज्य के गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाल राजवंश का प्रथम शासक जो था ये नमनेदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सुतिया प्रमाणित था। इस राजवंश में कुल कितने राजा हुए? तो 24 राजा हुए थे। आगे दोस्तों आम्रपाली यह वैशाली या लिच्छवी राजनृत्यांगना एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण गणिका थी। उस युग में राजनर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण और सम्मानित माना जाता था। आम्रपाली या अम्बापाली दोनों एक ही नाम है के सौंदर्य में मोहित होकर बिम्बिसार ने इसे लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया था। इसके बाद है दोस्तों आम्रपाली महात्मा बुद्ध अपने संघ में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश किया और आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया गया और आम्रपाली बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला बन गई थी। इसके साथ ही और इसके पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता या मौसी प्रजापति गौतमी थी और दूसरी कौन बनी थी? आम्रपाली बनी थी। जीवक की बात करें दोस्तों, जीवक जो है मगध नरेश बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। इसकी माता का नाम सलावती था जो कि राजगृह की गणिका थी। ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के बाद सलावती उसे घोड़े या कोड़े में फेंक दिए थे, जिसे बिम्बिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उठाकर घर ले आया और यह लालन पालन के बाद बिम्बिसार ने जीवक को तक्षशिला जो है कश्मीर में भेज दिया। जीवक की जो शिक्षा के लिए कश्मीर भेजा गया, जहां उसे आयुर्वेद विशद का अध्ययन प्राप्त हुआ। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना जो और राजगृह के निकट अभवन यानी कि अमरोधन के समीप जो अपना चिकित्सालय खोला, जहां पर गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई थी और उनका अनुयायी बन गया था। चिकित्सीय प्रवीणता के कारण बिम्बिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रघोत की चिकित्सा के लिए भेज दिया गया था। तो दोस्तों ये थी बिहार का इतिहास। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।